हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आपने इतना कुछ किया है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी मदद कर दीजिए, क्योंकि जब वो आते हैं एग्जामिनेशन में तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। और यहां पर मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पहले नहीं देखा या ठीक से पढ़ा नहीं है तो ये एग्जाम में जब आएंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। इसलिए तोते ना उड़े तो मेरे साथ ध्यान से 15-20 मिनट का ये वीडियो है, ध्यान से आप देख लीजिए जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने कई चीजें आपके लिए बनाई हैं, जैसे वन शॉट वीडियो, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशन, 30 मिनट का वन शॉट। इन सब के लिए मैंने एक ही जगह इनको इकट्ठा कर दिया है और उसको नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। ये देखिए चैप्टर के सामने ये प्ले बटन है, इसको क्लिक करोगे आप जब तो आपका ये वीडियो ओपन हो जाएगा। यानी आपको एग्जाम टाइम में ये जो ऑल वीडियो लाइब्रेरी है ये बहुत फ्रूटफुल है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारी सीरीज एक जगह मिल जाएंगी। जो बच्चे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा रहा हूं, क्लिक करके ओपन कीजिए और अपनी जरूरत के हिसाब से वो वीडियो देखना चालू कर दीजिए। जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर जो आप आज पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, यहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि एग्जामिनेशन और आपके बीच में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप पूरा कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे कोशिश करने के बाद भी, समय कम है क्योंकि इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि 30-35 क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आते ही हैं वो आपके लिए सिलेक्ट कर दिए हैं और ये फुली सॉल्व्ड हैं। पर चैप्टर हम लोगों ने निकाल दिए हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो आप इनको लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं कि इतने कम समय में आपकी शानदार तैयारी हो गई है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, इसमें एमसीक्यू भी दे दिए हैं, असर्शन रीजनिंग के स्टडी भी दिए जिससे प्रैक्टिस हो जाए। तो ये श्योर शॉट का 12th फिजिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायो भी अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं वो 399 पे 10% ऑफ के साथ ले सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम 12th पीसीएम या 12th पीसीबी तीनों लेना चाहते हैं जिससे हमारी तैयारी फटाफट बढ़िया हो जाए। तो आपको इकोनॉमिकल पड़े, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है 699 के अंदर ही ये जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है 12th पीसीएम के या 12th पीसीबी आपको ऑफर कर रहे हैं। ये फुली सॉल्व्ड है, तो सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये काफी है, अगर आप इनको लगा लेते हैं तो किसी और चीज को लगाने की जरूरत नहीं है। इतने कम समय में कोई भटकाव की स्थिति नहीं है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां पर या तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा या दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड। बाय नाउ का दिखे तो सीधे ले सकते हैं, ना दिखे तो घबराएं नहीं, आई एम इंटरेस्टेड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप वगैरह पे और ऐसे भी टेक्स्ट मैसेज, लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और ये आपका कोर्स यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा और आप पढ़ाई चालू कर पाएंगे। गूगल की पॉलिसी में क्योंकि चेंज हुआ है इसलिए ये आई एम इंटरेस्टेड का बटन आपको दिखाई पड़ सकता है, वो कभी मैं डिटेल में आराम से आपको बताऊंगा। चलिए मैं पढ़ाई की बात शुरू करता हूं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर या शेप है, यहां पर करंट को फ्लो किया जा रहा है। ये करंट आपको दिख रही है ना, इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा ये बताना है आपको। देखिए ये सिमेट्रिसिटी है, ये एक आर्म है, अगर मैं इसका नाम दूं मान लीजिए ए और इसका बी, तो आप देख रहे हैं ए पी बी और दूसरा हो गया ए क्यू बी। दो आर्म है सिमेट्रिक, यानी दोनों में करंट सेम बाइफरकेट होंगी। अब आप इसका मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो ये जो इस पार्ट को 1 कह देते हैं समझाने के लिए, इसको 2 कह देते हैं। इस पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये देखिए ऊपर ऐसे जाएगा, ये 1 पार्ट का है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर वाले का नंबर 2 का कैसा जाएगा अंदर की तरफ। ये नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड है। जो लूप लॉ होता है कि लूप में जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है वो आप घुमा दीजिए तो करंट का डायरेक्शन मिलता है। तो मैंने राइट हैंड को लिया, करंट की डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ये नीचे वाला ऊपर दे रहा है, ऊपर वाला अंदर की तरफ दे रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। और इक्वल क्यों है? क्योंकि करंट सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इनके अंदर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी 0। ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछेंगे। एक बार आपने मेरी कहानी सुन ली है, झट से आप टिक करके आएंगे या अपनी बात कह सकेंगे। दूसरी बात देखते हैं, एक करंट इज सेटअप इन ए लॉन्ग कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है,
कॉपर पाइप है, ध्यान दीजिएगा, ये पाइप का मतलब हॉलो, हॉलो पाइप समझते हैं आप। इज देयर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड द पाइप, यानी पाइप के अंदर या बाहर मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्थिति है। तो ये मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो हॉलो पाइप है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सॉलिड होता तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, पाइप बोला है, पाइप तो हॉलो ही लेंगे। तो ये जो हॉलो है उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं है, और इसकी सरफेस से जो करंट जा रही है यानी बाहर, ये आउटसाइड है बेटा, आउटसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जीरो नहीं होगा। तो पाइप के इनसाइड जीरो, पाइप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। आगे देखते हैं, यहां लिखा था फोर्स F एक्सपीरियंस बाय ए पार्टिकल ऑफ द चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला हम लोग ने याद कर रखा है, आपको भी मालूम, हमको भी मालूम, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। बोल रहा है विच पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये तीन वेक्टर हैं F V B, तो कौन कौन से वेक्टर्स हमेशा राइट एंगल पे होंगे। तो आप जैसा समझ पाए हैं कि F और V हमेशा राइट एंगल पे होगा, क्योंकि ये F परपेंडिकुलर है V क्रॉस B के, तो ये V भी के भी परपेंडिकुलर होगा B के भी, और F अगेन आपका परपेंडिकुलर होगा B से। तो ये F V का पेयर है हमेशा परपेंडिकुलर, और F और मैग्नेटिक फील्ड का जो पेयर है वो भी हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये बात आप पकड़ चुके, यानी फोर्स हमेशा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर एक्ट करेगा। चलिए अगली बात देखते हैं। नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए स्टेशनरी चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आप रख दिए हैं लेकिन वो रेस्ट पर है, चल नहीं रहा है, तो उस पर आपका जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर ये जो v है इसको देखो, इसको आप जीरो पुट कर दो, क्योंकि वो रेस्ट पर है, उसका स्पीड कुछ है नहीं, तो जीरो पुट करते ही इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? जीरो। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मूव नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आप बिल्कुल प्यार से समझ पाए होंगे। अगली बात करता हूं, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v enters in the region of uniform magnetic field at right angles to the direction of the motion। यानी जब वो एंट्री करता है तो मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल बनाते हुए एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये बताना है आपको। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने पढ़ा है, वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा वेलोसिटी के। तो अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा वेलोसिटी से तो ये केवल उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब वी विल नॉट चेंज। और इस वजह से ये मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया है, जो मैं अब हटा नहीं पाऊंगा। तो आप क्या समझे कि काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज हो रही है समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो नहीं बदल रहा है। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन जरूर बदल रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होता है, उसको डायरेक्शन से क्या लेना देना। तो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विल नॉट चेंज। जो फोर्स लगेगा वो केवल उसके डायरेक्शन को बदलने का काम करता है, स्पीड को नहीं बदलता, इसलिए के ही विल नॉट चेंज। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। अगली चीज चलते हैं और बात करते हैं। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर -7 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 1 टेस्ला की है, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब इतनी स्पीड के साथ घुस रहे हैं, पैरेलल टू फील्ड, ऐसे एंट्री कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी ऐसे है। What would be the trajectory in this field? अब ये ऐसे घुसे हैं तो इनका डायरेक्शन क्या होगा? भैया इनका डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, चुपचाप सीधे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? जीरो। क्योंकि अगर मैं इसका फोर्स भी निकालूं, जो -e लिख दूं VB और साथ में साइन 0 डिग्री, तो आप देखेंगे इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। जब इस पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो ये अपना डायरेक्शन काहे को बदल रहा है? तो ये सीधे रास्ते पे चला जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू फॉलो इट्स स्ट्रेट पाथ। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल घुस रहा है तो वो सीधा रास्ता पकड़ के निकल लेगा क्योंकि कोई भी फोर्स उस पर लग नहीं रहा है। कई बच्चे गलती कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा
आपको हंस के मजाक करके बता रहा हूं। अगली बात कर लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो किस कंडीशन में जो मूविंग चार्ज है इन मैग्नेटिक फील्ड वो मिनिमम होगा। आप तो समझ ही गए, या तो वो पैरेलल एंट्री करे, 0 हो थीटा, या 180 डिग्री हो, यही बात कही जा रही है। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला था इसमें थीटा आप 0 रख दीजिए या 180, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या तो पैरेलल एंट्री करे या उल्टी साइड एंट्री करे, 0 थीटा 0 हो या 180, उस समय मिनिमम फोर्स मिलेगा जो कि 0 के बराबर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अफेक्टेड। कई बच्चे गलत कर सकते हैं, वैसे मैंने इसी लेक्चर में आपको समझा दिया है। पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जी हां, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। देखिए, जो फोर्स मैंने अभी बताया था, फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बढ़िया। तो इसकी स्पीड को नहीं चेंज करता, स्पीड नहीं चेंज होती। अब मैं ज्यादा लिखूंगा तो समय लगेगा, नहीं चेंज होती। चेंज क्या होता है? डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, इट विल चेंज, ऐसे लिख देता हूं। इस वजह से मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, m इंटू v वेलोसिटी, इस वजह से मोमेंटम बदल जाएगा। स्पीड नहीं बदलेगी पार्टिकल की, डायरेक्शन बदलेगा। और क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें इसका डायरेक्शन भी इंक्लूड है और डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए इसका मोमेंटम पार्टिकल का बदल जाएगा। बात आप समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगली बात करते हैं, बहुत ही सरल सवाल, कई बच्चे गलती करेंगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स when projected with the same velocity v perpendicular to the magnetic field? दो पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करा रहे हैं v वेलोसिटी से। किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? तो देखिए, सिंपल सी बात होती है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है QVB sin थीटा, और यहां थीटा 90 डिग्री है, तो ये sin 90 हो गया भैया QVB। अब वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जिसका चार्ज ज्यादा उस पर ज्यादा फोर्स। और ये अल्फा पार्टिकल का बेटा चार्ज होता है +2e के बराबर, जबकि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो ये E के बराबर चार्ज हो गया। तो इस पर अल्फा पार्टिकल पर ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है। बात को पकड़ने में आसानी रही होगी। अगली बात, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू ए रीजन। कोई इलेक्ट्रॉन है, वो जब मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी जगह, और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला आपको। कहां गया भैया डिफ्लेक्शन? ये डिफ्लेक्शन नहीं मिला, डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? भाई इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये आप कह पाएंगे? आंसर है नहीं कह पाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो, तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा है। तो यू कैन नॉट कंक्लूड कि इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और यही बात यहां लिखी जो मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में बता दी कि अगर ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आप कैसे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते, आंसर होगा नो। क्यों नो होगा ये मैंने आपको बताया। अगली बात, एज शोन द फिगर, ये फिगर आपको दिखाई पड़ रही है। ए चार्ज पार्टिकल इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक ये देखिए जो निशान है लाल वाला, यहां कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका पूछा इन्होंने प्लस है कि माइनस बताओ। उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए फोर्स का डायरेक्शन यहां बनाया ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, आपको पता ही है। कह रहा है कि ये जो यहां पर चार्ज है ये प्लस है कि माइनस है, ये आप बता दीजिए। तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लीजिए। ये देखिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, आप अपनी उंगली खोलिए, शर्माइए नहीं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये उंगली फिट कर दी, मैग्नेटिक फादर मदर चाइल्ड, शॉर्ट ट्रिक, फादर फोर्स, मदर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट या प्लस चार्ज का चलने का डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ हो गया, फोर्स अंगूठा ऊपर दिखा रहा है, तो ये हमारी जो उंगली है किधर दिखा रही है? प्लस चार्ज के चलने का डायरेक्शन, और वो चार्ज चलने का डायरेक्शन इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है कौन सा है? प्लस। बात खत्म हो गई। किसका इस्तेमाल किया है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। जब भी ये रूल आए, इसमें कई रूल हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल वगैरह वगैरह, आप तुरंत अपना हाथ लेके वैसा एक्शन कर लीजिएगा जैसे दिमाग में आपके बात घुस जाए। अगर आप शर्माएंगी या हिचकिचाएंगी तो बात बनेगी नहीं।
है ना, वहां शर्माइए जहां शर्माना है। पढ़ाई में बेशर्मी से पढ़ाई की जाती है, ठीक है, बेशर्म होकर पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। तो ये रही अगली बात, लिखा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बिटवीन द पोल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये देखिए आपको समझ में आए इसलिए मैंने ढूंढ के एक फोटो लगा दी है, वरना समझाने में दिक्कत होगी। हर बच्चा उतनी तगड़ी तरीके से पढ़ाई में नहीं सोच पाता, बाकी खुराफात तो सोच ही लेता है। ये गैल्वेनोमीटर में आ गए। ये देखिए यहां पर सॉफ्ट आयरन है, कहा गया भैया ये काला काला दिख रहा है ना, दिस इज सॉफ्ट आयरन। कह रहे हैं ऐसा क्यों लगाते हो भाई, ना लगाते तो भी काम हो जाता है। देखिए सॉफ्ट आयरन कहीं भी लगाया जाता है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ डेंसर कर लेता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही इसका रीजन होता है। ड्यू टू हाई परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्राउड, मतलब यहां पर ज्यादा एकत्रित हो जाएंगी, यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। हमको यही चाहिए होता है, और इसकी सेंसिटिविटी आपकी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाएगी। सेंसिटिविटी हम समझा चुके हैं, छोटा सा भी करंट में चेंज हो तो डिफ्लेक्शन पॉइंटर का, मार्कर का बहुत तेजी से हो जाए, ये जो सुई है ये खटाक से घूम जाए। तो ये सॉफ्ट आयरन इसीलिए डालते हैं, कहीं भी डालते हैं मैग्नेटिक सेंस में, तो वही काम करता है कि वो काफी तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है। अगली बात देखिए, कह रहे हैं कि वाई आर पोल पीसेस ऑफ गैल्वेनोमीटर मेड कॉनकेव। ये देखिए जो कॉनकेव है ये पीस, ये लाल पे लाल दिखा नहीं, ये देखिए कॉनकेव स्ट्रक्चर है ना, ये इसको कॉनकेव शेप देते ही क्यों है भैया, सीधे सीधे लगा देते हैं रेक्टेंगुलर खड़ा खड़ा, इसलिए देते हैं क्योंकि ये कई फायदे करता है। मेन फायदा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएंगे आप। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सहयोग करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये कॉनकेव शेप देते ही इसलिए है कि हमको इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। अब अगला प्रश्न ये उठ सकता है, कई बच्चे सोच सकते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आखिर होती क्या है और क्यों चाहिए। उस प्रश्न का जवाब अगली स्लाइड में आपको मिलने वाला है। मैं जान रहा था, मैंने पहले से लगा दिया है कि वाई इज रेडियल। पहले हम बात करेंगे रेडियल फील्ड होती क्या है। तो देखिए रेडियल फील्ड है, ये यहां से तीर, ये देखिए एरो दिख रहा है और ऐसे ही सीधे जा रहा है, ऐसा मैं समझना कि फाड़ के जा रहा है। मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूं, वरना आपको बहुत समझा जा सकता है। ऐसा मत समझिएगा ऐसा ये फाड़ के चला गया, ये गलत है। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का होता है कि यहां पर आपका यहां घुसा है और यहां खत्म और यहां ऐसे निकला है। ये बेसिकली यहां ये भी ठीक नहीं है स्ट्रक्चर। मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए तो मैं इरेजर कहां से आता है, कंट्रोल ई से शायद आता है, तो मैं इसको कंट्रोल पेन वापस लेता हूं। आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सीधे वाली मान लीजिए सीधे निकाल दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिना एक दूसरे को काटे ऐसे जाती हैं। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, पेन बहुत मोटा चल रहा है, तो आप समझ गए होंगे। इस तरह बनाएंगे तो यहाँ डेंसर हो जाएगा, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहानी इस तरह दिखाई जाती है। और ये रेडियल फील्ड क्यों चाहिए होता है, इसलिए कि जब ये जो कॉइल है घूमे तो जो टॉर्क किसी ना किसी रेडियल फील्ड के सीधे में आ जाएगा, तो टॉर्क चेंज नहीं होगा, टॉर्क एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टॉर्क विल बी सेम। देख रहे हैं आप यहां पर, तो जो कपल है वो फिक्स्ड हो जाएगा। और इससे में फायदा क्या मिलता है कि लीनियर स्केलिंग हो जाती है, जो आई है वो प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो जाता है, या आप कह दीजिए अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। अल्फा क्या है, डिफ्लेक्टिंग एंगल, ये जितने से घूमेगा, और आई कितनी करंट है। तो यहां पे जो स्केलिंग है, जो खाने हैं वो बराबर होते हैं। अगर एक खाना 1 एम्पियर को शो कर रहा है तो दूसरा खाना 2 खाने 2 एम्पियर को शो करेंगे। बराबर के खाने बनाने में मदद मिलती है। तो ये हमेशा स्केलिंग अच्छी होती है कि खाने अगर यूनिफॉर्म है तो ये फायदा इसका मिलता है ट्रेमेंडसली। अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे तो यहां पर ये टॉर्क डिपेंडेंट हो जाएगा किस पोजीशन पे, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीजों को संभाल पाना। खैर आगे की बात करते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, अगर उसको डेड बीट किसे कहते हैं, अगर डेड बीट नहीं होगा तो मेरी उंगली देखिए, अगर ऐसे आप किसी को नापेंगे तो जहां पे रीडिंग देने आएगा ना, वहां ऐसे हिलेगा और थोड़ी देर बाद हिलने के बाद रुकेगा। जैसे परेड करते हैं ना आर्मी वाले, उनको बीटिंग परेड बोलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
तो वो परेड हो जाएगी इसकी ऑक्सीलेशन टाइप, और थोड़ी देर बाद रुकेगा। डेड बीट जो होता है वो खट से रुक जाता है, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता रीडिंग लेने के लिए। उस गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। यहां पे लिखा भी हुआ है जो कॉइल्स है वो कम्स टू रेस्ट एट वंस, वो सफर नहीं करती ऑक्सीलेशन, जैसा मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगला, हाउ कैन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर? बड़ा फेमस क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कैसे करोगे भैया? बड़ा आसानी से चेंज करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है? वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस। मैं सारी चीज लिखूंगा नहीं वरना समय लगेगा। बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है शंट, इसके पैरेलल में लगा देते हैं, बन जाता है ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर। और एमीटर बड़ी एम्पियर की करंट आसानी से नाप सकता है। ये देखिए शंट की कितनी वैल्यू होगी? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। ये I है जितना तक आप एमीटर की को से नापना चाहते हैं करंट को। IG है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर की, G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये शंट का रेजिस्टेंस। इस तरह से आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकेंगे। अब दूसरा प्रश्न कि भैया गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे? यहां लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। आप एक गैल्वेनोमीटर में R बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं, ये सीरीज लिखा है मैंने। और R की वैल्यू कितनी होगी? V अपॉन IG माइनस G, सब कुछ वही है। V का मतलब है जो वोल्ट मीटर आप बना रहे हैं वो कितनी रीडिंग तक नापना चाहते हैं। मान लीजिए 0 से लेकर 220 वोल्ट तक बना रहे हैं, तो 220 वोल्ट V का VL वैल्यू हो गया। आप R निकाल लीजिए, रख दीजिए। अब अगले दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्या हम एमीटर की रेंज को घटा बढ़ा सकते हैं? भाई एमीटर एक हमारे पास है, क्या हम उसकी रेंज बढ़ा दें या घटा दें? तो आंसर है कि एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते आप। ये देखिए, क्योंकि बढ़ाने के लिए क्या होगा? पैरेलल में एक रेजिस्टेंस शंट और लगा दीजिए बहुत कम वैल्यू का, तो रीडिंग उसकी रेंज बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा रेंज तक नाप पाएगा। लेकिन घटाने जाएंगे तो करंट की वैल्यू जैसे ही IG से कम होगी ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा शंट की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप एमीटर के केस में उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। अगली बात, वोल्ट मीटर के लिए कहानी क्या है? इसकी रेंज घटा बढ़ा सकते हैं क्या? तो जी हां, आप गलती ना करिएगा, वोल्ट मीटर की रेंज आप बढ़ा भी सकते हैं और वोल्ट मीटर की रेंज आप घटा भी सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको साथ में ले लिया कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो जो भी घटाना बढ़ाना हो आप उस हिसाब से, भाई सीरीज में लगाए हुए हो कोई रेजिस्टेंस तो उसकी रेंज कुछ मिल रही, घटानी बढ़ानी है तो आप पैरेलल में भी लगा सकते हो, कोई मनाही थोड़ी है। तो उस तरीके से आप सेटिंग करके सीरीज या पैरेलल में क्या लगाना है इसकी रेंज को घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहे होंगे काफी शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा आपका प्रिपरेशन करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कई लिंक हैं जो आपकी काफी मदद करेंगे, उनका भी यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।